ब्रिक कितना स्लाइड कर रही है, ये एक चीज करनी है। पॉलिथीन बैग लगा देना, उसको पॉलिथीन बैग से जो मीटर रीडिंग है वो आपको नोट करना है। दूसरा ऑब्जर्व कि ब्रिक और सरफेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आएंगे, ओके, और कांटेक्ट में से जो सरफेस है ब्रिक और नीचे वाला सरफेस, ध्यान से उसका सरफेस देखो तो एकदम ऐसा स्ट्रेट से। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ओके, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। सो आपने लास्ट वीडियो तो देख लिया जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था। ओके, आज हम सेकंड वीडियो शुरू कर रहे हैं। ओके, और उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। हमने पहले फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन देख लिया। नाउ वी विल गो टू द टॉपिक कि फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसका कॉज क्या है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो उससे पहले थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एक्टिविटी को ध्यान में लेते हैं। ठीक है, तो आप इधर अपना फोकस पूरा इधर रखना। ओके, करना क्या है एक्टिविटी में? वो एक्टिविटी हमको समझाने वाली है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिसपे वो डिपेंड करते हैं। ओके, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है। तो क्या एक्टिविटी करना है? तो पहले तो एक डिवाइस आता है, आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। शायद आपने स्कूल में लैब में देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस क्या है? कुछ इतना सा डिवाइस होता है, उसमें ऊपर पकड़ने के लिए एक हुक होता है और नीचे एक हुक होता है जिसमें आप किसी भी चीज को लटका सकते हो, लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, ऊपर वाले हुक को पकड़ के एक हाथ से ऐसे देखना है, तो उसका जो मीटर रीडिंग होगा उसमें उसका वेट आ जाएगा। ओके, उसमें क्या दिखाएगा कि उसका वेट कितना है। उसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, कि वो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट आपने लटकाया है वो अंदर की स्प्रिंग के कारण नीचे तक जाएगा, खींचेगा उसको अपने वेट के हिसाब से। ओके, और इंडिकेशन में दिखाएगा कि इसका वेट इतना है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको एक ब्रिक लेना है। ठीक है, एक ब्रिक लेना है और उसको एक डोरी से बांध के वो डोरी को आपको लगाना है स्प्रिंग बैलेंस के नीचे वाले हुक में। ओके, और किसी भी टेबल पे या जमीन पे वो ब्रिक को रख दो और स्प्रिंग बैलेंस से उसको खींचने का ट्राई करो। समझ आया पूरा सीन? क्या करना है, एक ईंट लेनी है, ब्रिक लेनी है, उसको रस्सी से बांधना है पतली वाली, और उस रस्सी का दूसरा एंड जो है वो स्प्रिंग बैलेंस के नीचे वाले हुक में बांध देना है, और दूसरे वाले हुक से आपको स्प्रिंग बैलेंस को खींचना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको वो ब्रिक को खींचना है। उसको रखना है कहाँ पे? जमीन पे। चलो उसको खींच लिया, तो खींचते टाइम आपको देखना है कि उसका मीटर रीडिंग कितना बता रहा है, उसको नोट डाउन कर लो। ये फर्स्ट केस हो गया। और ऑब्जर्व करो कि आपको कितना दम लगाना पड़ रहा है, कितना फोर्स लगाते हुए ब्रिक कितना स्लाइड कर रही है, ये एक चीज कर दिया। ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस, दूसरे केस में आपको क्या ट्राई करना है? पूरा सेम है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है कि वो ब्रिक जो है उसको आपको पॉलिथीन बैग लगा देना है, उसको पॉलिथीन बैग से कवर कर देना है ऊपर नीचे हर जगह पे। और उसके बाद अब दूसरे केस में उसको खींचने का ट्राई करो, और दूसरे केस में जो मीटर रीडिंग है वो आपको नोट करना है। दूसरा ऑब्जर्व करना है कि पहले से इजी तरीके से आप खींच सकते हो या और टफ हो रहा है खींचना। ठीक है, तो ये दो केस आ गए हमारे पास इस एक्टिविटी में। अब जो रीडिंग, मीटर रीडिंग हमने नोट डाउन किए थे उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें कुछ होगा ऐसा कि सेम ब्रिक है, सेम इंसान खींच रहा है, स्प्रिंग बैलेंस भी सेम है, फिर भी दोनों मीटर रीडिंग डिफरेंस आएगी। पहले वाला जो था वो थोड़ा ज्यादा आएगा, सेकंड वाले में वो तो कम आएगा। अब सर एक ही ईंट है, जो ब्रिक था वो सेम था, तो ये मीटर रीडिंग क्यों अलग अलग आएंगे? तो अब यही समझना जरूरी है। क्यों? हमने पहले क्या किया था, नॉर्मल ब्रिक को रखा और उसको खींचने को ट्राई किया, फिर दूसरी बार उसी ब्रिक को लगा दिया पॉलीथीन बैग। अब पॉलीथीन बैग का इतना वजन तो नहीं होता, तो वो तो मीटर रीडिंग में दिखाएगा नहीं। पर हुआ ये कि जो सरफेस था जिसके ऊपर ब्रिक पड़ा हुआ है, ओके, ये सरफेस है नीचे वाला, उसके ऊपर ये ब्रिक पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, और हम अगर इसको खींच रहे हैं तो ये ब्रिक और सरफेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आएंगे। ओके, और कांटेक्ट में से
कांटेक्ट में ही रहते हुए वो खींचा चला आएगा। अब सोचो इस कांटेक्ट वाला जो सरफेस है उसको और स्मूथ बना दिया जाए तो वो इजीली आ सकता है, और अगर वो स्मूथ नहीं है, उसमें इरेग्युलरिटीज हैं, ठीक है, तो उसको खींचने में तकलीफ होगी। सोचो कि नीचे वाला जो सरफेस है वहां पे बीच में कोई नेल है, कोई स्क्रू लगाया गया है, तो खींचते टाइम आपको स्क्रू बीच में आएगा, आप जोर से खींचोगे तो वो ऊपर से आ जाएगा ब्रेक। बट इन शॉर्ट हुआ ये कि बीच में कुछ इरेगुलरिटीज आती है तो खींचने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर इरेगुलरिटीज कम है, सरफेस ज्यादा स्मूथ है, जिससे जो कौन सा सरफेस, जो सरफेस से ब्रिक और नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, तो सरफेस अगर ज्यादा स्मूथ है तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, उसका मोशन ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो यही हुआ सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या किया हमने, ब्रिक ऑलरेडी थोड़ी इरेगुलर होती है। ओके, जो ब्रिक होता है उसको आप ध्यान से उसका सरफेस देखो तो एकदम ऐसा स्ट्रेट नहीं होगा, सीधा स्मूथ नहीं होगा, वो भी एक काइंड ऑफ स्टोन, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोन, ठीक है, ये पत्थर है तो उसकी इरेगुलरिटीज भी होंगी वहां पे, तो वो ऑलरेडी सीधा नहीं है। अब आप उसके ऊपर पॉलिथीन बैग लगा रहे हो तो उसकी इरेगुलरिटीज के ऊपर एक कवर आ गया। अब वो कवर से आप उसको खींच रहे हो तो उसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसकी इरेगुलरिटीज कम हो जाएंगी और वो इजीली खींचा चला आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रिक का नीचे वाला सरफेस था वो ऑलरेडी बहुत इरेगुलर था और आपने उसके ऊपर पॉलीथीन बैग लगा दिया, एक कवर लगा दिया जो कि स्मूथ है, तो उसको खींचने में बहुत ही आसानी रहेगी। सिंपल सी बात है कि आप व्हीकल चला रहे हो और हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे जो रोड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। हम देख सकते हैं कि ये मीटर रीडिंग 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब हमारी स्पीड बढ़ती ही जाती है। क्यों? क्योंकि आगे कोई खड्डा नहीं है, रोड एकदम स्मूथ है। बट कई बार मॉनसून सीजन में क्या होता है हमारे सिटी रोड्स में कि रोड पे खड्डे हो जाते हैं छोटे छोटे, तो अपने आप हमारा स्पीड कम हो जाता है, हम करें या ना करें, ठीक है, स्पीड व्हीकल का कम हो जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि वो जो खड्डे हैं वो स्पीड को कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना एक फोर्स लगाते हैं जिससे ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्पीड कम हो जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वो इरेग्युलरिटीज, वो जो खड्डे थे रोड पे, वो हमारे ये फ्रिक्शन भाई का काम कर रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका रोल कौन निभा रहा है इधर? जो इरेग्युलरिटीज हैं वो निभा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, इन कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट वाला जो सरफेस होगा वहां पे इरेग्युलरिटी जितनी कम होगी उतना फ्रिक्शन भी कम होगा। मतलब कांटेक्ट सरफेस जितना स्मूथ रहेगा उतना फ्रिक्शन कम होगा। जितना स्मूथ नहीं है, इरेग्युलरिटीज ज्यादा है, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो स्पीड जल्दी कम हो जाएगी, जल्दी कम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट मोशन से स्टेट रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया एक एक्टिविटी। अब और एक समझाते हैं, चलो। ये एक्टिविटी 1 हमने कवर कर दिया है, इधर लिख देते हैं तो हमको पता चलेगा। एक्टिविटी 1, ओके, तो ये हमने कर दिया। अब दूसरा एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? आपको क्या करना है एक्टिविटी 2 में, मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको करना कुछ है, इधर आपके घर में बुक्स तो होंगी, आई होप आप सब पढ़ते हो तो बुक्स तो होंगी। ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है, बुक्स हैं आपके पास। फिर कोई भी पैड ले सकते हो, ठीक है, जिससे हम इधर रख सकते हैं ऐसे। इंक्लाइन पोजीशन में रखना है उसको, ओके। कैसे पोजीशन में? इंक्लाइन पोजीशन में। ये हमारा एक बेस हो गया जिसके कारण हम इसको रख सकते हैं। कोई पैड या कुछ भी ले सकते हो, एक जिसके ऊपर आप जो कि हार्ड होना चाहिए, ओके। पैड रख दिया ऐसे, बुक्स हैं। अब आपको क्या करना है, छोटा सा एक पेंसिल सेल आता है, पावर पेंसिल सेल, उसको आपको रखना है ये पैड पे। किसी भी एक पॉइंट फिक्स करना है हमको इधर, ये जैसे जहां पे ये बुक्स है
मैंने इसको सोच लिया पॉइंट ए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, वो पेंसिल सेल लेके पॉइंट ए पे रख रहा हूं। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है कि वो स्लाइड करता 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 इधर आ जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जब इधर रखा पेंसिल सेल को, वो स्लाइड करेगा, नीचे आएगा, और सोचो कि इधर आके इस पोजीशन में आके पेंसिल सेल रुकता है। ठीक है, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगेगा, तो इधर से शुरू किया, इधर आके वो रुक गया। ओके, अब ये केस 1 हो गया, केस 1। अब दूसरा केस 2 की बात करते हैं। हमने दो पहले ध्यान रखना, हमने 2 पोजीशंस नोट डाउन कर दिए हैं, ये ए है और ये इसको बोलते हैं बी। अब दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे केस में हमको करना है सब अरेंजमेंट वैसा ही रखना है, बस एक कपड़े का टुकड़ा लेना है और वो कपड़े के टुकड़े को इधर लगा देना है। ओके, ये सरफेस पे कपड़े के टुकड़े को लगा देना है, और ध्यान क्या रखना है कि कपड़े का टुकड़ा एकदम सीधा हो, वहां पे कोई भी क्रीज ना हो, इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए, एकदम उसको सीधा कर दो, प्रेस कर दो, कपड़े का टुकड़ा रख दिया वैसे। अब सेम एक्टिविटी फिर से करनी है। क्या करना है, ए पॉइंट से वही सेल को, पेंसिल सेल को रखना है और देखना है कि वो कहां तक जाता है। ओके, और जहां पे भी जाता है वहां पे हमको मार्क करना है पॉइंट सी। ओके, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, इनिशियल पॉइंट ए, बी और सी। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस क्या आया, ये सरफेस का। ओके, सेल जो था, अब ये इंक्लाइन है तो ये तो दोनों के लिए सेम रहा, पर इस सरफेस पे जाके ऑब्जेक्ट मोशन करता करता रुक जाता है। तो पहले वाले में कपड़ा नहीं था तो क्या हुआ, वो आगे तक गया, इसका मतलब ये नीचे वाला जो सरफेस था ये स्मूथ होगा, अच्छा होगा। बट जब कपड़ा रख दिया तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करते करते इधर आके ही रुक गया। इसका मतलब ये हुआ कि कपड़े का जो सरफेस था वो और पेंसिल सेल का सरफेस था वो, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, उस सरफेस में इरेगुलरिटीज शायद केस 1 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सर ने बोला था इरेगुलरिटीज जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो पहले वाले में इधर तक गया, मतलब ज्यादा मोशन करने के बाद रुका, इसमें इतने कम मोशन में रुक गया। तो डिपेंड करता है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि फ्रिक्शन उस पे डिपेंड करता है कि 2 ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही सबसे पहले, तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और दूसरा उसके कांटेक्ट में जो है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का रिलेटिव कांटेक्ट सरफेस जो होगा, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट सरफेस जो होगा, वो कांटेक्ट सरफेस में इरेगुलरिटीज कम होनी चाहिए, वो कांटेक्ट सरफेस ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। मैं दोनों एक्टिविटी से ये कंक्लूजन ले सकता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर कांटेक्ट सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, और आपने शायद कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे आपको कोई बड़ा सा बॉक्स है, वो आपको कहीं पे ले जाना है धक्का मार के। ओके, तो क्या कर सकते हो आप, उसको पहले वो स्टेडी है, उसको धक्का मार के आप ले जाना शुरू करते हो तो वो ज्यादा दम लगाना पड़ता है। अब एक काम करो, मैं आपको एक टिप देता हूं कि फ्यूचर में ऐसा कभी करने को आए तो आपको वो बॉक्स को उठा के किसी मैट पे रख सकते हो। ठीक है, जो मैट होता है हम नीचे बिछाते हैं, मैट पे रख दो और फिर उसको ले जाओ, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला सरफेस और बॉक्स का सरफेस, उसके बीच में इरेगुलरिटीज हो सकती थी। हमने क्या किया, उन दोनों के बीच में एक स्मूथ ऑब्जेक्ट रख दिया, मैट, जिसके कारण वो भी इजीली मूव कर सकता है और आपको कम फोर्स में आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सरफेस के कांटेक्ट जहां पे होते हैं वहां पे इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए। ओके,
अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ा हुआ है। ओके, हमको अभी कुछ मोशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पर ये इरेगुलरिटीज असल में होती क्या है और उसका रोल क्या है समझते हैं। टेबल है, टेबल के ऊपर एक मैंने बुक रखा हुआ है, स्टैंडर्ड 8 का ही है, कौन सा है नहीं पता है मेरे को, ये रखा है। तो अब हमको ध्यान रखना है, इधर इतने पोर्शन को ध्यान में लेना है। हम इसको जूम करते हैं, आ जाओ जूम करते हैं, ऐसे तो होगा नहीं, तो जूम बनाना पड़ेगा। तो कैसे, मैं इधर इतने पोर्शन को बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ध्यान रखना है इधर। ये मैंने बुक ड्रॉ कर दिया और उसके नीचे टेबल है। ठीक है, दोनों का जो सरफेस है नीचे का कॉन्टेक्ट सरफेस को हमको ध्यान में लेना है, तो मैं वही ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ओके, तो ध्यान रखो इधर, ये क्या है, सरफेस ऑफ बुक, और ये क्या हो गया, सरफेस ऑफ टेबल। सरफेस ऑफ बुक हो गया, सरफेस ऑफ टेबल हो गया। तो सर ने इतने पोर्शन को जूम करके इधर दिखाया है, और ध्यान से देखो इधर, आप पॉज करके भी देख सकते हो अगर आपको दिख नहीं रहा है, जूम करके देखो ध्यान से। क्या हो रहा है कि सेम बुक है, सेम टेबल है, हमने सिर्फ जूम करके देखा है बहुत ही अंदर जाके। तो हुआ ये कि बुक भले ही सीधा दिख रहा है हमको, और उसके अंदर भी कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। टेबल भले ही हमको सीधा स्मूथ दिख रहा है, पर फिर भी वहां पे इरेगुलरिटीज होती है, हम नॉर्मल आईज से उसको नहीं देख सकते। अगर माइक्रोस्कोप से देखने जाएंगे तो दिखेगा। ओके, तो वो इरेगुलरिटीज दिखती नहीं है पर है वहां पे। तो होता क्या है, हर ऑब्जेक्ट में होती है, हर एक सरफेस पे होती है। तो दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट सरफेस जहां पे है, तो दोनों की इरेगुलरिटीज आप देखो ध्यान से, क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग होता है उनका। क्या होता है, सोचो कि ये नीचे वाला सरफेस है, उसमें इरेगुलरिटीज ऐसी है, डाउन है, ठीक है, खड्डा है, और ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इरेगुलरिटीज कैसी है, ऐसी बाहर निकल रही है। तो सोचो कि आपने उसके इस ऑब्जेक्ट सरफेस पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या होगा, ये इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएंगी। और अब मैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को मूव करने का ट्राई करूं, फोर्स दे रहा हूं, तो ये इंटरलॉकिंग के कारण वो फोर्स इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना मैं एक्चुअली में दे रहा हूं। समझ आ रहा है? तो ये इरेगुलरिटीज का इंटरलॉकिंग जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा। ओके, इरेगुलरिटीज जो हैं वो सारे सरफेस में होते हैं, भले ही आप कितना भी स्मूथ सरफेस ले लो, पर इरेगुलरिटीज ज्यादा हैं और उसका इंटरलॉकिंग हो रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन आएगा आएगा और आएगा ही। बस ये इरेगुलरिटीज का अमाउंट किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिसमें कम होता है उसमें हम बोलते हैं कि ये स्मूथ सरफेस वाला ऑब्जेक्ट है, जिसमें ज्यादा होता है उसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ओके, सो हमने अब समझ लिया कि एक लाइन में अगर मेरे को लिखना है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, द irregularities of the contact surface, or we can say the interlocking of
ठीक है, ये एक वर्ड ऐड कर सकते हैं कि द इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज, द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। दो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है, उन दोनों की सरफेस जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तो दोनों की इरेगुलरिटीज अगर कांटेक्ट इंटरलॉकिंग होगा उनका, तो ऑब्वियसली इंटरलॉक हो गया। लॉक कब यूज कर सकते हैं, लॉक हो गया मतलब ये खुलेगा नहीं अब, तो दोनों इरेगुलरिटीज का इंटरलॉकिंग होगा तो वहां पे फ्रिक्शन आएगा। अब आप सोचो कि ऐसी सरफेस, ये मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है आपको, माइक्रोस्कोप में आप जब देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ओरिजिनल में ये ऐसा है और दिखेगा आपको ऐसा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में आप सोचो कि बुक का सरफेस इतना इरेगुलर है, टेबल का भी सरफेस इतना इरेगुलर है। अब आपको समझ आया कि वो एक्टिविटी की थी हमने, टेबल पे बुक रखा और बुक को टैप किया, थोड़ा आगे जाके रुक गया, वापस इधर से टैप किया, आगे जाके रुक गया। तो रुकता क्यों था कि बुक का सरफेस और टेबल का सरफेस दोनों में इरेगुलरिटीज हैं, और वो दोनों की इरेगुलरिटीज का क्या हो रहा है, वेरी गुड, इंटरलॉकिंग हो रहा है, और वो इंटरलॉकिंग के कारण थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। ओके, अब आपको समझ आ रहा होगा कि असल में फ्रिक्शन क्या है। ओके, फ्रिक्शन क्या है, तो कोई भी याद करना है हमको, लास्ट मैंने डेफिनेशन लिखाया था, फ्रिक्शन इज द टाइप ऑफ फोर्स विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन हो रहा है तो उसके मोशन को वो अपोज करेगा, ठीक है, तो उसको फ्रिक्शन बोलेंगे, और इसके कारण द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, तो हमने फ्रिक्शन देख लिया, उसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या है, किस फैक्टर्स के कारण होता है, कॉज क्या है उसका, वो भी आज के वीडियो में हमने देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो भी आपको रिलेटिव लगे, आपको लगे कि ये नोट डाउन करने जैसा है, आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये एक लाइन लिखा हुआ है इधर, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इजीली याद रह जाएगा आपको। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि ये और कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी उसकी क्या क्या है। ओके, वैसे तो आज देख के लग रहा है कि ये इरेगुलरिटीज होनी ही नहीं चाहिए, ओके, बट कहीं कहीं पे जरूरी भी है कि फ्रिक्शन होना चाहिए। तो वैसा क्यों, वो हम नेक्स्ट फर्दर वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।